उसने हैरत भरी नजरों से मुझे देखा और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। वो मर रहा था, अपने आखिरी लम्हात गिन रहा था। ओकलामूस की चीख सुनकर जो दो परिजात बच गए थे और मैयून से उलझे हुए थे रुक गए। उन्होंने जमीन पर तड़पते हुए ओकलामूस को देखा और घबरा गए। उसके बाद वो तेजी से राह फरार इख्तियार करने लगी। मैयून उनके पीछे भागने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। दोनों परिजात उड़ते हुए महल से बाहर निकल गए। चलो, एक बुराई से दुनिया पाक हुई। मैयून मेरे करीब आते हुए बोली। हाँ, मैंने कहा, चलो अब तमाम कैदियों को रिहा करते हैं। और फिर हमने पिंजरे तोड़कर सबको पिंजरों से बाहर निकाला। दुरेशवार मुझे देखकर बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसकी खातिर इतना दुश्वार सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा। ओकलामूस से मुकाबला करके उसे खत्म कर दिया और उसे आज़ाद करवा लिया। वो मेरे बहुत नज़दीक थी और मैं महसूस कर रहा था कि ये बात मैयून को नागवार गुजर रही है। ज़ोगान जिन भी मेरे पास ही खड़ा था। नन्ही परियां अपनी रानी खोला परी से मिल रही थी। वो सब भी बहुत खुश थीं। आदमजाद लड़कियां, परियां, रिहाई पाने वाली जिनजादियां सब मेरे इर्द गिर्द जमा थीं और हैरत से मुझे और मैयून को देख रही थी। सामी, ये लड़की कौन है? दुरेशवार ने मैयून की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये हमारी साथी मैयून है। तो इसने मेरी बहुत मदद की है यहाँ तक पहुँचने में, मैंने कहा। तो दुरेशवार ने अच्छा कहकर सर हिला दिया। इतने में नन्ही परियां भी हमारे पास आ गईं। शुक्रिया सामी। रानी ओला परी उड़ते हुए मेरे चेहरे के पास आकर खड़ी हो गई। वो स्याह बालों वाली नन्ही परी बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। उसके छोटे छोटे परों में मुख्तलिफ रंगों के शेड थे। मुझे नीलम परी ने बताया है तुम्हारे बारे में कि तुमने उनकी कितनी मदद की और हम सबको ओकलामूस की कैद से आज़ाद करवाया। अरे मेरी नन्ही परी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए और यही जिंदगी है। मैंने शहादत की उंगली से रानी खोला परी के स्याह बालों को छेड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। मुझे वो नन्ही परी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर हम महल से बाहर निकल आए। महल से बाहर निकलकर मैंने ज़ोगान जिनकी जिम्मेदारी लगाई थी वो आदमजाद लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाए और दुरेशवार से कहा कि वो तमाम परियों और जिनजादियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाए और साथ ही अपने बाबा शाह जिन्नात को भी इत्तला कर दे कि ओकलामूस मर चुका है। वो उसकी कैद से आज़ाद हो चुकी है। मैं यूं तब तक इन नन्ही परियों के साथ इनकी वादी सिस्तान जा रहे हैं। इनके साथ रहेंगे। ज़ोगान जिन लड़कियों को छोड़कर वापस हमारे पास आएगा और हमें अपने वतन छोड़ेगा। मैं भी परियों जिनजादियों को छोड़कर और बाबा को इत्तला देकर तुम्हारे पास आऊंगी, दुरेशवार ने कहा। ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा, मैंने कहा। और वो दोनों अपनी जिन्नाती कुव्वत के जरिए लड़कियों, परियों और जिनजादियों के साथ गायब हो गए।
गायब होते वक्त भी दुर्रेशवार की नज़रें मुझ पर ही थी। मैंने महसूस किया कि दुर्रेशवार मेरे फैसले पर खुश नहीं थी। वो मेरे साथ जाना चाहती थी। ये जिनज़ादी तो तुम में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। मयून ने अजीब बात की। शायद वो औरत थी और औरत ज़ात अपनी फितरत से मजबूर है कि उसे बात से बात निकालने, शक शुबात पालने में मज़ा आता है। जलन हसद उनकी फितरत में शामिल है और मुझे यही बात मयून में महसूस हो रही थी। छोड़ो इन बातों को, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने मयून की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा और फिर नन्ही परियों की मदद से हम दोनों भी हवा में बुलंद हो गए। हम नन्ही परियों की वादी सिस्तान की तरफ परवास कर रहे थे। रानी कोला परी मेरे साथ उड़ रही थी और फिर अभी हमने आधा रास्ता ही तय किया था कि हमें अपने पीछे तूफान उठता हुआ महसूस हुआ। तूफान बड़ा जबरदस्त था। कुछ ही लम्हों में हम तूफान की लपेट में आ गए। तूफान अपनी मर्जी से हमें जाने किस तरफ उड़ाए लिए जा रहा था। कुछ देर तक हम हवा में तूफान का मुकाबला करते रहे। मयून भी मुझे नजर आ रही थी। नन्ही परियां भी मेरी नज़र में थी, लेकिन फिर सब बिखरने लगा। मयून कहाँ गई, नन्ही परियां कहाँ गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। बस मैंने ये देखा कि रानी कोला परी ने मेरी शर्ट का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ था, बल्कि वो मेरी शर्ट के दामन से चिमटी हुई थी। तूफानी हवा हमें उड़ाए लिए जा रही थी और फिर अल्लाह तो अल्लाह है ना, तमाम कुव्वतें उसी के हाथ में हैं। वो दिखाता है अपनी मखलूक को कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरी कुव्वत के सामने। मैं जब चाहूँ तुम्हें एक मामूली तिनके की तरह उड़ा सकता हूँ। और ईमान वाले मानते हैं ये बात, और मेरा भी अल्लाह पर ईमान पुख्ता है। मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह अपनी मखलूक के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। तूफानी हवा का जोर कम होने लगा था और फिर एक खुले मैदान में हवा ने लाकर मुझे पटका और मैदान में मैं दूर तक लुढ़कता हुआ गया और एक कुएं में गिर पड़ा। कुआं काफी गहरा था। रानी कोला परी अभी तक मेरी शर्ट के दामन से चिमटी हुई थी। मैंने उसे देखा। कुएं के अंधेरे को उसके जिस्म से निकलने वाली गुलाबी रोशनी तोड़ रही थी। अगर कोला परी ना होती तो कुएं में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। मैंने कोला परी को अपने सीधे हाथ में उठा लिया। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा तो कोला परी मुस्कुराते हुए बोली, तुम साथ हो तो डर कैसा? अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? ये तो बहुत गहरा कुआं है। मैंने कुएं की बुलंदी को देखते हुए कहा, मैं कुछ करती हूँ। रानी कोला परी बोली, हाँ अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम उड़कर कुएं से बाहर जा सकती हो और फिर कोई रस्सी तलाश करके ला सकती हो जिसकी मदद से मैं बाहर निकल सकूं। हाँ मैं जाती हूँ, रानी कोला परी बोली और फिर वो मेरे हाथ से उड़कर कुएं की बुलंदी की तरफ जाने लगी। रानी कोला परी दूर होती जा रही थी और कुएं में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। और फिर जब वो कुएं से बाहर निकल गई तो कुएं में ऐसा अंधेरा हो गया कि आंखें देखने से कासिर हो गईं। मयून को तूफान ने ऐसी जगह फेंका था जहां कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी खानका नजर आ रही थी। वो
वो भी जब तूफान की लपेट में आई तो उसके हाथों में नीलम परी आ गई थी। नीलम परी तूफान की लपेट में थी कि मायून ने उसे थाम लिया और अब वो मायून के हाथों में ही थी। शुक्र है बच गए, वरना तूफान तो बहुत खतरनाक था, नीलम परी बोली। हाँ, लेकिन ये जगह कौन सी है? मायून ने इधर उधर देखते हुए कहा और फिर उसकी नजर खानकाह पर पड़ी। वो उठ खड़ी हुई। उसने नीलम परी को अपने कंधे पर बिठा लिया। सामने एक खानकाह नजर आ रही है, लेकिन यहाँ आबादी नहीं है, नीलम परी बोली और फिर वो आगे बढ़ने लगे। खानकाह का रकबा बहुत बड़ा था, आबादी से दूर बनाई गई थी। इस वक्त खानकाह के आसपास कोई भी नहीं था। मायून को तूफान ने खानकाह के पीछे वाले हिस्से में फेंका था। वो घूमकर खानकाह के दरवाजे पर आ गई। खानकाह का बड़ा सा आहिनी दरवाजा बंद था। मायून खानकाह के दरवाजे को देख रही थी। कैसे दूर घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, तकरीबन 25-30 अफराद खानकाह की तरफ आ रहे थे। उनमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल थे। नीलम परी जो मायून के कंधे पर खड़ी थी, वो उड़कर मायून की जैकेट की जेब में घुस गई और वहां से सर निकाल कर बाहर का नजारा करने लगी। लोग करीब आते जा रहे थे और फिर उन लोगों के करीब आने से पहले ही खानकाह का आहिनी दरवाजा अंदर से खानकाह के 2 लोगों ने खोल दिया। वो खानकाह के महाफिज थे और लाल लिबास में मलबूस थे। आने वाले मर्द और औरतें दरवाजे पर पहुंच चुके थे और फिर वो एक मखसूस नारा लगाते हुए खानकाह के अंदर दाखिल होने लगे। किसी ने भी मायून पर तवज्जो नहीं दी। मायून भी उनके पीछे पीछे खानकाह के अंदर दाखिल हो गई। खानकाह का अंदर से सहन भी काफी बड़ा था। सैकड़ों अफराद आराम से सहन में बैठ सकते थे। आगे की तरफ खानकाह में कमरे नजर आ रहे थे। सहन में नीचे बैठने का इंतजाम था। आने वाले लोग नीचे बैठ गए। उनके बाद मजीद लोग दरवाजे से खानकाह में दाखिल हुए और कुछ देर बाद ही खानकाह का सहन भर गया। सब नीचे बैठ गए। मायून की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से मजहब के लोग थे और इनका इस खानकाह से क्या ताल्लुक था। शायद आज खानकाह में उनकी कोई खास इबादत थी। मायून भी उनके बीच में बैठी हुई थी। नीलम परी मायून की जैकेट की जेब में घुसी हुई थी और फिर एक राहब टाइप का आदमी खानकाह के अंदरूनी कमरे से बाहर आया। तमाम बैठे हुए लोग उस राहब के एहतराम में खड़े हो गए। मायून भी खड़ी हो गई। राहब ने खड़े हुए लोगों को बैठने का इशारा किया। सब बैठ गए तो राहब ने तमाम बैठे हुए लोगों पर एक तायराना नजर दौड़ाई और उसकी नजर मायून पर पड़ी। वो सबसे अलग नजर आ रही थी। वैसे भी वो एक चीनी लड़की थी। उसके नैन नक्श चीनियों जैसे थे। और फिर राहब चौंक पड़ा। खानकाह के इस राहब का नाम सुधीर चौहान था। ये एक शातिर राहिब था। उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं था। उसने एक गरीब घराने में आग खोली। बचपन में ही मेहनत मजदूरी की। लड़कपन में अखबार बेचने लगा। वहां से उसने कुछ इल्म हासिल किया, साथ ही जंतर मंतर सीखे। शैतान का चेला बना, शैतानी इल्म हासिल किया और फिर राहब बनकर वीराने में एक खानकाह खोल ली।
उसने अपने शैतानी अमल से पता चला लिया था कि लोगों के बीच बैठी हुई चीनी लड़की मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो अमर हो चुकी है। और उसके चौंकने की वजह यही थी, राहब सुधीर चौहान भी कई सालों से वो अमल ढूंढ रहा था जिस पर अमल करके वो अमर हो जाए, लेकिन वो अमल अभी तक उसके हाथ नहीं लगा था। अगर कोई अमल उसको मिला भी था तो वो जाली था, उसके करने से वो अमर नहीं हो सका था। उसने अपने शैतानी अमल से बेइंतहा दौलत जमा कर ली थी, बड़े बड़े लोगों को अपना मुरीद बना लिया था, लेकिन उसका अमर होने का सपना मुकम्मल नहीं हुआ था। अब मायून की शक्ल में उसे उम्मीद नजर आई थी कि वो अब अमर हो सकता है। इसके लिए बस उसे मायून को फांसना था और उससे अमर होने का राज निकालना था। वो किसी भी सूरत में मायून को अपने कब्जे में करने का सोच रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि मायून एक अमर लड़की थी, उस पर कोई हथियार भी असर नहीं करेगा और 100 लोग मिलकर भी उसे ताकत के जोर पर काबू नहीं कर सकते थे। राहिब सुधीर चौहान बैठे हुए लोगों को भाषण देने लगा। उसकी बातें बड़ी सहरंगेज थीं। उसे पता था कि लोगों को अपनी बातों से बेवकूफ कैसे बनाया जाता है और वो सीधे साधे लोगों को अपने झूठे लेकिन असरंगेज भाषण से बेवकूफ बना रहा था। उसकी नजरें बार बार मायून पर उठ रही थी और मायून ने भी ये बात महसूस कर रही थी। वो भी सोच रही थी कि राहब बार बार उसे क्यों देख रहा है। नीलम परी मायून की जैकेट की जेब में दुबकी हुई थी। खानका के सहन में बैठे लोग राहिब सुधीर चौहान का भाषण बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। काफी देर तक राहिब भाषण देता रहा और फिर भाषण खत्म हो गया। बैठे हुए लोग उठकर जाने लगे। मायून भी उठ गई जाने के लिए, लेकिन उसी वक्त खानका के 2 मुहाफिज जो लाल कपड़ों में मलबूस थे मायून के पास आए और उससे बोले, बड़े राहब उसे बुला रहे हैं। क्यों? मायून ने पूछा तो एक मुहाफिज बोला, हमें नहीं मालूम। और मायून मुहाफिजों के साथ चल पड़ी। राहिब सुधीर चौहान मायून के इंतजार में ही खड़ा था। मायून उसके पास पहुंच चुकी थी। राहिब मायून को अपने पास देखकर चापलूसी लहजे में बोला, तुम्हें अपनी खानका में खुशामदीद कहता हूँ। बुलाने का मकसद ये था कि तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मायून राहब के लहजे में मौजूद चापलूसी को महसूस नहीं कर सकी और ये भी ना समझ सकी कि राहब उसे फंसा रहा है। वो समझी कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए राहब ने उसे बुलाया है। लिहाजा वो बोली, मैं चीन से यहाँ घूमने आई हूँ, ये खानका अच्छी लगी इसलिए खानका के अंदर चली आई। ओह, ये बात है। राहब बोला, तुम ठहरी कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बस देश देश घूम रही हूँ। तो फिर तुम कुछ दिनों के लिए इस खानका में क्यों नहीं रुक जाती? इस तरह हमें तुम्हारी खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। मायून की बात सुनकर सुधीर चौहान को मौका मिल गया उसे खानका में रोकने का। नहीं, तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो जाएगी। मायून को रहने के लिए ठिकाना तो चाहिए था, लेकिन उसने रस्मी तौर पर इनकार कर किया। ये क्या बात कर दी तुमने? सुधीर चौहान ने अपने लहजे में मजीद मक्खन लगाया।
भला मेहमान से भी कोई परेशान होता है? तुम यहाँ रुकोगी तो हमें खुशी होगी। खानका के सभी खिदमतगार तुम्हारी खिदमत करके खुश होंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, मायून ने कहा। और सुधीर चौहान की बाँछें खिल गई। उसे अपने अमर होने के मंसूबे में कामयाबी के आसार नजर आने लगे। सुधीर चौहान ने मायून की रिहाइश के लिए एक आलीशान कमरा उसे दिया और अपनी अगली प्लानिंग की तैयारी में लग गया कि किस तरह मायून से अमर होने का राज उगलवाए। कमरे में आकर नीलम परी मायून की जैकेट की जेब से बाहर आ गई और बाहर आकर मायून से बोली, ये राहत मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके लहजे में खुशामदपन था, शायद तुमने महसूस नहीं किया। नीलम परी की बात सुनकर मायून बोली,